करने वाले हैं वो हेडशॉट के बारे में बात कर रहे हैं। हेडशॉट में क्या करूंगा, पूरा का पूरा आपका दिमाग में घुसा दूंगा। आज जो उस चैप्टर का नाम है वो क्या है बताओ जरा, सॉल्यूशन। लिखा हुआ भी है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी हम लोग बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे और सारे को कवर अप कर देंगे। स्टेट बोर्ड्स में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है तो उसको ध्यान रखिएगा जरा सा, ठीक है। सीबीएसई में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, सीबीएसई में एग्जाम्पल नहीं पूछेगा आपसे। लिक्विड हो गया और फिर उसके बाद अगर बात करेंगे सॉलिड के लिए तो जरा सॉलिड को देख लो। सॉलिड में क्या आ जाएगा सर, सॉलिड ही आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। एग्जाम्पल जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जैसे गैस इन गैस, एयर, हवा में मान लीजिए O2 भी है और N2 भी है। जिसका मात्रा ज्यादा होता है ना उसको इन के बाद लिखा जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप का होगा, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन, अगर कोई चीज बराबर नहीं है, बोल रहा हूं कि कोई चीज का हाइट इतना नहीं है तो उससे क्या हो सकता है, दूसरा केस या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो वही है, अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, और दूसरा केस होगा जो जीरो से छोटा होगा। नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का द मार्कर में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपके सामने दिख भी रहा होगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हेडशॉट के बारे में बात कर रहे हैं। हेडशॉट में क्या करूंगा, पूरा का पूरा आपका दिमाग में घुसा दूंगा। आज जो उस चैप्टर का नाम है वो क्या है बताओ जरा, सॉल्यूशन। लिखा हुआ भी है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी हम लोग बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे और सारे को कवर अप कर देंगे। और इंपॉर्टेंट क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में भी बात कर लिया जाएगा। तो ये ना ही वन शॉट है ना ही गन शॉट है, सीधा हेड शॉट है, तो सीधे दिमाग में घुसा दूंगा। तो देखो भाई 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर का मैं बना के रख दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, आप जस्ट देखो 1 घंटे के लिए और अपना पेन पेपर लेके आ जाओ। नोट्स तो अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में भी, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए पैनिक नहीं करेंगे। अभी जो दे बोल रहे हैं वो साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि आप 1 घंटा बैठे तो लिखते हुए चलिए, ठीक है। तो लिखेंगे ताकि याद हो जाएगा। मैं बता भी दूंगा कि एकदम बेसिक से चलेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी देखेंगे और जिसको सब आता है वो भी देखेंगे, तो कुछ नया सीख जाएंगे। कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जरा हम लोग शुरू करते हैं आपका फर्स्ट पेज का स्लाइड से। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं सॉल्यूशन का। ये बैठ के रट्टा नहीं मारना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि है क्या। जिसको थोड़ा थ्योरी का नॉलेज चाहिए वो आपका थ्योरी लिखा हुआ है, बाकी मैं समझाता चलूंगा। सर पहला तो है हेडिंग सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होता क्या है सर, आप लोगों को मैक्सिमम बच्चे को पता होगा, फिर भी मैं एकदम बेसिक से चलूंगा तो समझते चलेंगे। देखो जरा सॉल्यूशन क्या होता है सर। ये आपके सामने दिख रहा है कंटेनर। अब इसमें क्या मान लीजिए, मिला दीजिए, पानी ले लीजिए। पहले तो ये वाटर ले लीजिए, वाटर, ठीक है। अब इसमें जरा 1 स्पून आप मान लीजिए, 1 स्पून क्या डाल दे रहे हैं, सॉल्ट। तो यहाँ पे जो डालने वाले हैं हम, क्या डालने वाले हैं बताओ जरा, सॉल्ट। जनरली सॉल्ट का मात्रा कम होता है। मान लीजिए हमने सॉल्ट को डाला है 5 ग्राम और इसको मान लीजिए मैंने ले लिया 100 ग्राम। अच्छा, सॉल्ट पानी में अच्छे से घुल जाएगा, ये सब बहुत बेसिक है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा फास्ट में ही चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 ग्राम सॉल्ट है, नमक में पानी में घुलाएंगे तो ये घुल जाएगा। तो हाँ घुल जाएगा, जो अच्छे से घुल जाता है उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मतलब हर एक जगह एक जैसा मिलेगा। अरे नमक पानी का कोई बच्चा ऊपर से टेस्ट करेगा, कोई बीच से टेस्ट करेगा या कोई साइड से टेस्ट करेगा, हर एक को क्या मिलेगा, बराबर मात्रा में टेस्ट मिलेगा, अगर वो अच्छे से घुल चुका है तो उसी को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और इसी टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या कह देते हैं बताओ, सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है बताओ जरा, यूनिफॉर्म को ही हम लोग बोलेंगे क्या, होमोजीनियस। क्लियर है। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही कहते हैं, मिक्सचर कहने का मतलब एटलीस्ट 2 सब्सटेंसेस होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। तो एक है आपका वाटर और दूसरा क्या है आपका सॉल्ट। तो 2 चीज हो चुका है ना, तो इसको क्या कह देंगे, और अच्छे से घुल गया तो इसको कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ, सॉल्यूशन। वही लिखा हुआ है डेफिनेशन, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जब 2 या 2 से अधिक को मिला दीजिएगा तो जो बनेगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या बताओ, सॉल्यूशन। क्लियर है। अब सॉल्यूशन में 2 इंपॉर्टेंट बातें होंगे, वो क्या होगा वो समझो। जिसका मात्रा जितनी कम होता है उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूट। क्या बोलेंगे बताओ जरा, सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम लोग जो डिनोट करेंगे वो ऑलवेज याद रखिएगा, जो हम लोग डील करेंगे वो 2 से डील करेंगे, 2। हम लोग हमेशा इसको नोटेशन में क्या यूज करेंगे बताओ, 2। और जो 1 होता है सर, जिसका मात्रा अधिक होता है, जनरली जिसका मात्रा अधिक होता है, लेकिन अगर पानी आएगा तो पानी में कम हो या फिर ज्यादा हो, पानी ऑलवेज एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब पानी जहां कहीं पे भी आ गया है वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा सर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हम लोग डिनोट करेंगे हमेशा किसके साथ बताइए, 1 के साथ। क्लियर है यहां तक। अब दोनों को मिला देते हैं तो जो बनता है वो क्या होता है बताओ, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली किसका मेल है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए जरा,
होमोजेनियस कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, यही तो बताया था। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी पता है ना, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है दो। तो बाइनरी उसको कहते हैं जिसमें दो कंपोनेंट हो। जैसे यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब है, कहीं भी कहीं वर्ड्स में लिखा रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब क्या होगा सर, तो दो होगा। अब जरा देखिए वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया है वाटर और सॉल्ट, ये दो कंपोनेंट है तो इसका लिए क्या बोलेंगे, बाइनरी। एग्जाम में जब भी सवाल आएगा बाइनरी का ही आएगा आपका। टर्नरी बोलने का मतलब थ्री होगा, तीन कंपोनेंट। मान लीजिए इसी में चीनी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तीन कंपोनेंट, नमक, पानी और चीनी, तीन हो गया। ग्लूकोज डाल दिए तो चार, तो चार को कहते हैं क्वाटरनरी। तो वो सब जरूरत नहीं होगा, आपको सिर्फ बाइनरी का जरूरत होगा। तो नेक्स्ट आते हैं, देखिए जरा सॉल्वेंट जो बात कर लिए उसको देख लीजिएगा। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। इसका नोट्स भी है आपका, हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर इसको भी आप रीड कर लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए सर, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का कितने टाइप्स होते हैं, इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप में। एक होगा गैसियस, दूसरा होगा लिक्विड और तीसरा होगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन। तो जरा देखते हैं इसके बारे में। फिजिकल स्टेट के आधार पे, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पे आपको डिवाइड किया गया है। तो पहला सॉल्यूशन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है बताओ जरा, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा सर, जरा समझ देंगे। गैसियस सॉल्यूशन का कहने का मतलब होगा यहाँ पे जो गैस होगा, गैस जो होगा वो ही होगा आपका क्या, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा। लिक्विड के लिए बात करेंगे तो लिक्विड जो होगा वो होगा सॉल्वेंट। अभी जस्ट बता दिए हैं। स्टेट बोर्ड्स में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एक एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है तो उसको ध्यान रखिएगा जरा सा, ठीक है। सीबीएसई में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, सीबीएसई में एग्जाम्पल नहीं पूछेगा आपसे। लिक्विड हो गया, और फिर उसके बाद अगर बात करेंगे सॉलिड के लिए तो जरा सॉलिड को देख लो। सॉलिड में क्या आ जाएगा सर, सॉलिड ही आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। एग्जाम्पल जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे गैस इन गैस, एयर, हवा में मान लीजिए O2 भी है और N2 भी है। जिसका मात्रा ज्यादा होता है ना उसको इन के बाद लिखा जाता है, तो यहां पे लिख सकते हैं O2 इन N2 गैस। तो N2 का जो ज्यादा होता है ना, ये वाला होता है सॉल्वेंट, और ये वाला जो होता है पहले आएगा उसको कहते हैं सॉल्यूट। मतलब उसके अंदर डिपाया गया है। तो N2 के अंदर कौन है, O2। फिर उसके बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफिल्म इज गैस। क्लोरोफॉर्म मालूम है ना, लिक्विड होता है जो कि वोलाटाइल होता है, वो कंटिन्यूअसली उड़ते रहेगा, कंटिन्यूअसली। तो ये क्या होगा, आपके एयर में आ जाएगा। तो वही एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म इन गैस, जिसमें लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म विथ N2। दूसरा है सॉलिड, जानते हैं कैम्फर, कपूर। कपूर भी आपका क्या आ जाएगा, कपूर इन गैसियस। तो कपूर भी आपका उड़ते जाएगा। तो कपूर को अगर रख लेते हैं, अरे कपूर भी तो उड़ेगा ही भी ना, धीरे धीरे उसका मात्रा कम होते जाता है, ठीक है। तो कैम्फर इन गैस, तो कैम्फर को अगर रख दीजिए जस्ट, तो उसका भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का। थोड़ा देखिए दूसरा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, समझ पा रहे हैं, सोडा वाटर। सोडा वाटर सब क्या होता है मालूम है, वाटर में ही आप सिर्फ CO2 को डाल दीजिए। पानी जानते हैं ना भाई, पानी में क्या डाल दीजिए, CO2। अरे पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें ही रहता है आपका। तो CO2 इन वाटर। बाकी अपना कमेंट छोड़ते जाइएगा, ये सबके लिए है भाई, सबके लिए। अगर आपको चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़े तो भी आप एक बार देख लीजिएगा, 1 घंटे का समय लगाइएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, इजी है। लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो इथेनॉल इन वाटर। अल्कोहल को डाल दीजिए पानी में तो वो हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड का तो जानते हैं, नमक पानी का घोल, तो वो भी लिख सकते हैं शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। लास्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड का भी होता है, तो देखो जरा क्या क्या होता है। गैस इन सॉलिड में जैसे हाइड्रोजन गैस पैलेडियम मेटल पे लगा रहता है, चिपका रहता है, मतलब ये पीडी का मेटल होगा, इस पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगा। इसी को एग्जांपल कह रहे हैं H2 इन पैलेडियम, याद रखेंगे जरूर से एग्जांपल। लिक्विड इन सॉलिड, तो अमलगम ऑफ Hg, समझ पा रहे हैं ना, अमलगम ऑफ Hg ये क्या होता है, लिक्विड, मरकरी जानते भी होंगे, विद सोडियम मेटल के साथ रहेगा। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड का। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड इन सॉलिड में, जैसे अलॉयज लाइक ब्रास। कोई भी अलॉय रहता है तो दोनों सॉलिड सॉलिड को मिला दे रहे हैं, तो उसको क्या बन जा रहा है बताओ, वो बन जा रहा है सॉलिड इन सॉलिड का। क्लियर है, तो ये इसका एग्जांपल्स हो गया, थोड़ा एक बार ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि ब्रीफली खत्म कर दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, ब्रीफली खत्म कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में भी पाए। बाकी आप अपना कमेंट छोड़ना भाई, मेरे को तो लगता है ये बहुत अच्छा सा नोट्स रहेगा, आप इससे पहले शायद नहीं देखे होंगे। अगर देखे भी हैं तो बताइएगा, अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा कि कैसा लगा सर देखने के बाद। पूरा बस अटेंटिव होके सुनिए और साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिए। नोट्स तो अवेलेबल हो जाएगा, तो ये नहीं कि बाद में लिखेंगे, बाद में मत लिखिए, साथ साथ लिखिए। आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दो पार्ट पे हम लोग पढ़ लेंगे। एक बार तो हम लोग W/W परसेंटेज वाला पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है, जो आपको समझ में है, मास परसेंटेज, जिसको W/W से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा कुछ कुछ डिनोटेशन,
हम लोग जब भी W बात करेंगे ना, जब भी W, तो W को हम लोग किससे रेफर करेंगे सर? तो मास से। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। W को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास से, ठीक है। और ऊपर में देखिए हम लोग W/W% और 2 हम लोग हमेशा किसको बोलेंगे बताओ? सॉल्यूट को। और 1 हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किसको सर? सॉल्वेंट को। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से कितना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया जाता है W/W% आपके सामने लिखा हुआ है। W/W% क्या होता है देख लो जरा। मास ऑफ सॉल्यूट, यहां लिख देते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है। अगर V/V बोलेगा तो बस यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूट का बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन का इनटू 100। कंसंट्रेशन का मतलब ही जनरली यही होता है कि कितना सॉल्यूट का मात्रा होगा। सॉल्यूट याद है ना, जिसका मात्रा कम था, कितना सॉल्यूट होगा पूरे सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? उसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो अभी हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। एक है W/W, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है ना भाई 100 में से कितना, 100 में से जितना होता है उसी को क्या कह देते हैं? परसेंटेज। नेक्स्ट है देखिए वॉल्यूम परसेंटेज, इसको डिनोट करेंगे V/V से। अच्छा, इसका एक मतलब समझ लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, W/W% इज 10। अगर कहीं पे ये दिया है, आगे न्यूमेरिकल में हेल्प होगा तो जरा देखेंगे। W/W% अगर मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो ये क्या बताता है? जो भी डेटा दिया रहेगा ना, वो सॉल्यूट का डेटा दिया रहेगा। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो होगा आपका 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या आएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ही बताया था टोटल कितना? 100। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100। अब जरा बताइए सॉल्यूशन कैसे बनता था, याद है? सॉल्यूशन अगर बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इस दोनों को जोड़ते थे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वैल्यू पता है हमको कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे तो सॉल्यूट आपके सामने 10 ग्राम, और सॉल्वेंट का पूछेगा तो सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। एक बार बता रहे हैं डिटेल में तो थोड़ा समझिएगा, और जिसको समझ रखे हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। अगर ये सब पता है, या फिर अपना स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.25 में देख लीजिए। 100 में से 10 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 90। पूरा क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस डेटा का मतलब ये होता है। सेम कहानी आप वॉल्यूम के साथ भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, V सॉल्यूट बाय V सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक और आता है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन की अगर बात की जाए तो 1 मिलियन बोले तो अगर हम लोग समझेंगे तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 lakhs। 1 मिलियन बोलने का मतलब होता है 10 लाख, और लाख में कितना जीरो आता है? 5। तो टोटल काउंट करोगे तो देखना 6 जीरो आ जाएगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। काउंट करो तो 3 3 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 6। तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, ऊपर में फिर से सॉल्यूट रहेगा, ठीक है, नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, और इसमें क्या आ जाएगा? 10 का पावर 6। लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। तो ये है पीपीएम का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये बेसिक सा कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि यूज होता है। जैसे अगर बोल देगा पीपीएम तो ये पता होना चाहिए। पीपीएम इक्वल्स टू आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। सर अगर सवाल में कहीं ऐसा दे दिया है, जरा देखना, साफ सुथरा करेंगे ताकि आप पीडीएफ को भी अगर देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर देखो जरा इधर, अगर हम बात करेंगे कहीं पे ऐसा दे दिया है पीपीएम बराबर मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई पूछे सर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अभी भी क्या लिखेंगे? 10 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखेंगे बताओ? इस बार 100 नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये क्या है? मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 का पावर 6। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 10 टू द पावर 6 ग्राम। कर सकते हैं। ये कंसंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, और भी कंसंट्रेशन टर्म है, 3 और पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। मोलैरिटी वो कहां चला गया? मोलैरिटी कहां चला? अच्छा बाद में, कोई बात नहीं, तो हम बाद में देख लेंगे। मोलैरिटी तो इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई। एक्स टाइप का एक लेटर होता है जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं काई के साथ। देखो जरा सिंबल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? काई। एक्स भी लिख सकते हैं, काई। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? किसी कंपोनेंट का निकाला जाएगा, ठीक है, किसी कंपोनेंट का निकाला जाएगा। जरा देखते हैं एक बार डेफिनेशन क्या बोलता है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। देखो भाई बता देते हैं एक एग्जांपल लेके, क्योंकि डायग्राम से ही आप समझ पाएंगे। ये एक कंटेनर है भाई,
इसमें मान लीजिए एक कंपोनेंट डाल रहे हैं जो येलो कलर का है, उसको मान लीजिए 1 पानी है मान लो, और दूसरा कंपोनेंट हम मान लेते हैं ये वाला है कंपोनेंट 2, मान लीजिए अल्कोहल है, ठीक है, एक है पानी एक है अल्कोहल। अब इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको किससे डिनोट करेंगे, chi1 से, और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको किससे डिनोट करते हैं, chi2 से। क्लियर है, 1 के लिए chi1 chi2, ठीक है। अब पहले इसको समझने से पहले आपको मोल्स पता होना चाहिए। मोल्स क्या होता है, क्लास 11 से बच्चे पढ़ते हैं, इवन 9th 10th में भी पढ़ते हैं मोल्स के बारे में, और नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक है भाई, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास। हाँ, लास्ट क्लास में कल ही मैं लाइव आके एमसीक्यू किया था, वो भी सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन है, तो आप उसको भी जाके रेफर कर लीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लगाऊंगा तो उसमें नोमेनक्लेचर ये सब लगेगा, ठीक है। यूपीएससी नोमेनक्लेचर का भी लगा दूंगा, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, क्लियर है। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इसको डिनोट करते हैं एन से, और इसका यूनिट क्या आएगा सर, तो MOL। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। ये है आपका गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए 1 कंपोनेंट का कुछ मोल्स होगा, तो इसका जो मोल आएगा उसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं वो देख लो। देखो x1 को डिनोट कैसे करते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसको डिनोट कैसे किया गया या डिफाइन कैसे किया, अगर 1 का निकालना चाह रहे हो तो उसका मोल ऊपर रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, टोटल मोल्स। क्लियर है, N1 बाई NT। सर ये NT क्या है, N1 तो समझ में आया, 1 का मोल्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेकिन NT क्या होगा, तो NT जो होगा वो आपका क्या होगा, N1 प्लस N2, दोनों को जोड़ दीजिए, वही आता है आपका टोटल मोल्स, ठीक है। x2 के लिए क्या बात करेंगे, तो x2 का वैल्यू आ जाएगा N2 बाई NT, फिर से NT के लिए वही चीज हो जाएगा। यही होता है, इसी को डिफाइन करते हैं, उसी को वर्ड्स में लिखा हुआ था कि जिसका निकालना है उसका मोल डिवाइड कर दीजिए टोटल मोल से। क्लियर है, यहीं पे वही चीज लिखा हुआ, अगर A लेंगे तो A के साथ लिख लेंगे, ये भी हो गया। इसका एक प्रॉपर्टीज होता है जो काफी ज्यादा यूज होगा। अच्छा पहले बताओ इसका यूनिट क्या होगा, जैसे ऊपर में भी मोल है तो इसका यूनिट क्या आएगा, जरा देखो, इसका भी यूनिट आएगा आपका मोल, नीचे वाले का भी यूनिट आएगा क्या, मोल। तो मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिटलेस होता है। क्लियर है, ये यूनिटलेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर, इसका एक प्रॉपर्टीज है, अगर दोनों को जोड़िएगा ना, जनरली तो एग्जाम में आपका बाइनरी वाला आएगा, बाइनरी समझ पाते हैं ना, मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट है, तो इसको कौन सा सॉल्यूशन बोल देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो एग्जाम में आपका यही आएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी बात की जाए तो इसका अगर सम करिएगा, मतलब जोड़िएगा, तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा देख लो, तुरंत में प्रूफ कर देते हैं। x1 प्लस x2, x1 की जगह क्या डाल देंगे सर, N1 बाई NT, x2 की जगह क्या डाल देंगे, N2 बाई NT। एलसीएम ले लीजिएगा तो NT ही रहेगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2, और N1 प्लस N2 की जगह क्या लिख सकते हैं, NT। क्विक कर रहे हैं ना, ज्यादा समय नहीं ले रहे, छोटा सा डेरिवेशन था तो इसको NT कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो ये प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल ढेर सारा सॉल्व करते हैं। क्या होता है सर, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 1। तो देख सकते हैं यही सब चीज लिखा हुआ है, तो आप इधर भी रेफर कर लीजिएगा, उधर भी समझाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, मोलारिटी जरूर पढ़िएगा। ये आगे भी यूज होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी यूज होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें भी यूज होगा। तो जरा देखिए मोलारिटी एंड मोलालिटी, इसको VVI कर लीजिए। बहुत बार तो सवाल आएगा डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो देख लो, यहीं पे लिखा हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट का मास होगा 1 लीटर, मास की जगह बोलना चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा मोल्स ही तो लिखा हुआ, मैं गलती पढ़ रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल्स होगा उसको कहेंगे हम क्या, मोलारिटी। इसका फॉर्मूला में डिनोट करते हैं कैपिटल M से, N सॉल्यूट दिख रहा है, N सॉल्यूट बाय V सॉल्यूशन, और V सॉल्यूशन किस में रहना चाहिए, लीटर में। क्लियर है, पढ़े होंगे, बस एक बार रिकॉल हो जाएगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी देखो जिसमें भी V रहेगा ना, V बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। दूसरा है मोलालिटी, मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसके भी लिए डिफाइन करते हैं 1 kg सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूशन में था 1 लीटर सॉल्यूशन में, और ये क्या आएगा सर, तो 1 kg सॉल्वेंट पे, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स है सॉल्यूट का, उसी को कहा जाता है क्या बताओ, मोलालिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
ये दो फॉर्मूलाज है जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे इसका। ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहाँ पे कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं, यूनिट भी ध्यान रखेंगे ना। यूनिट नहीं लिखा हुआ है, देखो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। अरे मोल का यूनिट मोल, वॉल्यूम का यूनिट लीटर। इसको कहीं कहीं कैपिटल एम से लिखा रहेगा, कहीं कहीं मोलर लिखा रहेगा, मोलर, क्योंकि आर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर सॉल्यूशन, ऐसा लिखा रहेगा। तो कहीं मोलर लिखा रहे तो मतलब मोलैरिटी का बात किया जा रहा है। और अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, तो मोल पर केजी। इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल एम से, और इसको कहते हैं मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, कर सकते हैं, देख लो जरा भाई। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग ज्यादा समय भी नहीं लेते हैं, चलते जाते हैं। सॉल्युबिलिटी। सर सॉल्युबिलिटी क्या होता है मालूम है? थोड़ा सा आइडिया बताओ कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना ज्यादा सॉल्यूट घुल रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में बिना टेम्परेचर बढ़ाए। क्या बोले सर? देखो जरा, एक कंटेनर है, इसे मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मानने के लिए क्या मान लीजिए, पानी है। ठीक है, इसका मात्रा को चेंज नहीं करना है, जितना लिए हैं उतना ही रहेगा, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही रहेगा। अब इसमें डालिए, एक चम्मच नमक डाले घुल गया, दूसरा चम्मच डाले घुल गया, ऐसा करके मान लीजिए 15 चम्मच तक घुल गया है, लेकिन 16वां चम्मच नहीं घुल रहा है। तो मैक्सिमम कितना घुल गया? जितना घुल जाता है मैक्सिमम, वही उसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। अगर 15 चम्मच घुल रहा है तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, 15 चम्मच। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाता है सॉल्वेंट में बिना टेम्परेचर बढ़ाए, बिना सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ाए। क्लियर है? और उसी को कहते हैं हम लोग उसका सॉल्युबिलिटी। अब देखो इसके बाद तो नहीं घुल रहा है, तो इसके 16वां से जो सॉल्यूशन का नाम होता है ना, उस सॉल्यूशन का नाम बता देते हैं। उसका नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कभी कभी नाम सुनेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है, इंग्लिश का एक वर्ड है, मतलब और नहीं जा रहा है दिमाग में। सैचुरेट का मतलब मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, अब उससे नीचे नहीं रहेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। पढ़ते पढ़ते दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, जिससे नहीं समझ में आएगा, तो उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, अब उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर और नहीं समझ पाएंगे, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड। तो यहाँ पे इसको जो बात करेंगे उसको क्या लिख देंगे बताओ, सैचुरेटेड। इसको जो बात किया जाएगा ये है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये वाला पॉइंट को क्या बोल देंगे बताओ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब और घुल सकता था, 12 था 13 था तो उसमें घुल सकता था, जैसे ही आ गया 15 फिर उसके बाद नहीं घुल रहा है। तो एक छोटा सा वर्ड था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो भी बता दिया है। तो वही लिखा हुआ है, एक बार डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और सॉल्यूट को डालेंगे लेकिन वो घुलेगा नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है वो तो बता ही सकते हैं ना, कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, कैसा सॉल्यूट है और कैसा सॉल्वेंट है। ठीक है, और इतना फेनोमेना आप पढ़े होंगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक मतलब पोलर वाला पोलर में घुलता है, जैसे नमक पानी में घुलता है, बिकॉज नमक भी क्या है पता है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जैसे पोलर वाला कंपाउंड क्या होता है, पोलर में घुलता है ना, पोलर बोले तो नमक और पानी घुल जा रहा है। लेकिन वही अगर आप देखेंगे ऑयल, ऑयल और पानी नहीं घुलता है, बिकॉज ऑयल आपका नॉन पोलर है और पानी आपका पोलर है। ठीक है, वही लेकिन आपको देखेंगे तो क्या बोलते हैं, पेट्रोल में आप थर्माकोल को डालिए तो वो थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, और भी अमाउंट पर डिपेंड करता है, लेकिन वो सॉल्युबल है, बिकॉज क्या है, पेट्रोल भी आपका नॉन पोलर है और थर्माकोल भी आपका नॉन पोलर है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा जरूर। अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर पे, तो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़े हैं। इंडोथर्मिक वैसा प्रोसेस होता है जहां पे एनर्जी लगता है, समझ पा रहे हैं, एनर्जी लगता है। तो देख लो जरा, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। ये किसके लिए सॉल्युबिलिटी का बात कर रहा है मालूम है? हम लोग को जो पढ़ना है ना आपका सिलेबस में, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सॉलिड है लिक्विड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या बोला, अगर कोई इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक में मतलब एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो और उस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब ज्यादा घुलेगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ये सब आपका क्लास 11th का है, तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बाय यूजिंग लीच-एटेरियस प्रिंसिपल आप इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडोथर्मिक है, तो इंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो है। इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी देना पड़ता है, तो इसी को कहते हैं। तो एनर्जी को हम लोग इधर रख दिए। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ई का ही वैल्यू बढ़ेगा, ई का ही वैल्यू बढ़ेगा। और लीच-एटेरियस क्या बोलता है, जो चीज बढ़ता है उसको घटाना चाहता है, तो ये बढ़ रहा है देख लो, तो इसको घटाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा बताओ, फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड में क्या है, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूशन, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। वही अगर एक्सोथर्मिक होगा, जरा देखना, ये समझ पा रहे हैं भाई, ये क्लास 11th में पढ़ते हैं बाय यूजिंग ली-चैटेलियर्स प्रिंसिपल। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट, अगर कोई ऐसा एरो दे रहा है मतलब ये घट रहा है, पूछ का मतलब होता है घटना और बूझ का मतलब होता है बढ़ना। ये क्लास 11th में आप ली-चैटेलियर्स प्रिंसिपल के नाम से जानते थे। तो हमको क्या करना था, देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ा, और एनर्जी बढ़ेगा तो इसको घटाना है, तो रिएक्शन को घटाना है, मतलब इसको घटाना है, इस पार्ट को घटाना है, तो घटाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, इस एरो साइड, क्योंकि इधर वाला को कम करना था तो इस साइड गया। एक और दे देते हैं, देखो अगर एक्सोथर्मिक का भी बात किया होगा तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी निकलता है, जैसे यहाँ पे आग लगा दे तो इससे एनर्जी निकलेगा, तो जब भी एनर्जी रिलीज होता है तो उसको किधर लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट के साइड। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर से वही कहानी समझिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ली-चैटेलियर्स में क्या बोलेगा, एनर्जी को घटाना, अब इसको घटाना है, जिसको घटाना रहता है उसके साइड क्या रखते हैं, पूछ, मतलब इधर क्या रखेंगे, पूछ, तो रिएक्शन उल्टा जाएगा। इधर साइड सॉल्युबिलिटी होता तब बढ़ता, लेकिन अभी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा, तो वही वर्ड्स लिखा होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा एक्सोथर्मिक के केस में। ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जा सकता है, आपसे भी सीबीएसई में पूछा जा सकता है, लेकिन आपका स्टेट बोर्ड्स में तक चांसेस कम रहेगा सॉलिड इन लिक्विड के साथ, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, समझ पा रहे हैं, जैसे नमक को पानी में डाल रहे हैं तो वहां प्रेशर का कोई खास सिग्निफिकेंस यूज नहीं है। ये पानी है और यहाँ पे आप नमक डाल रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर का कोई खास रोल नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन उसका नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस हो, तो उसी को कह रहे हैं नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सॉलिड। क्लियर है। तो ये सॉल्युबिलिटी का पहला खत्म हुआ, सॉलिड इन लिक्विड। अब इसी में जो आएगा वो सेकंड आएगा, वो क्या आता है पता है, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ। तो एक गैस इन लिक्विड के लिए लगाएंगे और एक लिक्विड इन लिक्विड के लिए लगाएंगे। तो अभी हम जो लगाने वाले हैं वो गैस इन लिक्विड के लिए लगाने वाले हैं। हम लोग समय ज्यादा ले रहे हैं क्या, ज्यादा नहीं ले रहा है, ठीक है। गैस इन लिक्विड के लिए बात करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। देखिए गैस इन लिक्विड के लिए क्या हुआ, अब मैं लिखूंगा थोड़ा कम ताकि मैं अब इधर पे ही इंटरेक्ट कर पाऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट तो लिखा ही हुआ है, तो आप यहीं से समझने का कोशिश कीजिएगा। गैस इन लिक्विड मतलब कोई गैस को अगर डिसॉल्व करते हैं, जैसे पता है कोको कोला में आपका CO2 गैस डिसॉल्व है, ठीक है, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसमें CO2 गैस डाला जाता है, तो वो किसका एप्लीकेशन है सर, हेनरीज लॉ का। ऐसे तो इसका ढेर सारा एप्लीकेशन है, स्कूबा डाइविंग में भी यूज होता है, अगर आप माउंटेन पे जा रहे हैं तो वहां पे भी इसका यूज होगा। वो क्या बोले थे, हेनरीज ने क्या बोला था कि प्रेशर जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी का। जैसे समझो इस बात को, यहां पे मान लीजिए कोई लिक्विड है और यहां पे आपका क्या है, गैस है। क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा प्रेशर लगा रहे हैं, यहां पे प्रेशर लगा रहे हैं तो कुछ गैस घुल रहा होगा। अब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा गैस घुलेगा। क्लियर है। तो उसी को उसने बोला कि प्रेशर जो होगा, गैस पर प्रेशर लगा रहे हैं इसलिए 2 लिख रहे हैं सॉल्यूट के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी का। और सॉल्युबिलिटी को जनरली हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो x2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन समझ पा रहे हैं ना, x2 जिसको बोल रहे थे, या फिर कभी कभी हम लोग m2 के टर्म में भी पढ़ लेते हैं, पर जनरली जो यूज करते हैं वो x2 के साथ। तो P2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर x2 का। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको क्या कहेंगे, KH into x2। कर सकते हैं ना, प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x2 का, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस पे ध्यान रखिएगा। अगर KH का वैल्यू बढ़ता है तो टेम्परेचर का भी वैल्यू बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम होता है। गैस इन लिक्विड का अगर बात करेंगे तो लिखिएंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इतना टेम्परेचर, अभी और टेम्परेचर गर्म करेंगे ना तो ये वाला और गैसेस निकल के ऊपर चिपक जाएगा, लिक्विड इधर रहेगा और गैस ऊपर रहेगा, तो क्या होगा, सॉल्युबल तो नहीं होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होता है। हेनरीज ने आपका ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, वही चीज लिखा हुआ है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को हटाते हैं तो एक हेनरीज कांस्टेंट आता है, और एक्स का कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन। ये आया भी था 2025 में, जैक बोर्ड में आपका आया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड्स में भी आने का चांसेस रखेंगे, क्योंकि आपका हेनरीज लॉ है वो इंपॉर्टेंट है, रॉल्स लॉ वो भी इंपॉर्टेंट है। जरा देखते हैं आगे। KH को कहा गया हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हायर KH वैल्यू लोअर सॉल्युबिलिटी। अरे अगर प्रेशर को फिक्स रखा जाए और KH का वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, और मोल फ्रैक्शन को ये क्या कह रहे हैं बताओ, सॉल्युबिलिटी। तो ये सीधा सीधा वही बात बोल रहा है, KH इंक्रीजेस विद टेम्परेचर
सो गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो कम पानी कम, अगर गैसेज क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर जल जीव को बात किया जाए तो किस टेम्परेचर में प्रेफर करते हैं, ये सीबीएसई में मिलाता है, किस टेम्परेचर में प्रेफर करेंगे, गर्मी में उनको ज्यादा दिक्कत होगा या फिर उसको ठंडे में। तो गर्मी में ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, वार्म होगा, और वार्म होगा तो उसको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगा क्योंकि कम गैसेस घुला रहेगा। ठीक है, तो गैसेस कम घुलता है अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो। क्लियर है, देख लो। चले आगे नेक्स्ट पे, एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन ढेर सारा है, तो देख लीजिए, बेवरेजेस बनाने में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने में जो बात कर रहे थे, स्कूबा डाइविंग में भी यूज होता है। ठीक है, अगर कोई जा रहा है समुद्र में तो उसमें भी यूज होता है। हाई प्रेशर अंडर वाटर फोर्सेस N2 इनटू ब्लड। ठीक है, ये वाला बताए थे ना, एक बीमारी भी हो जाता है अगर स्कूबा डाइविंग में, अगर पहले तो N2 गैस के साथ अब थोड़ा सा मात्रा किसका डाला जाता है, हीलियम गैस भी। वो गैस आपके, समझ पा रहे हैं ना, वो जमा हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नस में यार जिसको, और उसकी वजह से बहुत पेन होता है, सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम लोग, बेंड्स बोलते हैं। उस बीमारी का याद रखिएगा। सरफेसिंग क्विकली कॉजेज बबल्स टू फॉर्म, बबल्स बन जाता है। वही तो बता रहे हैं कि आपके नस में बबल्स, मतलब एयर, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा ब्लड का, और उसकी वजह से क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि गैस निकलना चाहेगा। अरे देखो जरा, ये समुद्र है, कोई बच्चा गया है यहाँ से यहाँ, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर तो बढ़ेगा, वो अचानक से अगर ऊपर आ जाएगा तो वो गैसेस बाहर भी तो निकलना चाहेगा, क्योंकि प्रेशर कम कर रहे हैं। प्रेशर कम करने से तो क्या होगा, गैसेस निकलना चाहेगा, और गैसेस निकलेगा तो वो जमा हो जाएगा, मतलब एक बबल्स क्रिएट कर देगा, और बबल्स क्रिएट करेगा, उसकी वजह से अचानक से बहुत ज्यादा पेन होता है, और उसको क्या कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं बेंड्स। तो इसलिए उसका सॉल्यूशन क्या है, उसमें हीलियम डाला जाता है। आजकल का सॉल्यूशन में क्या है, पहले सिर्फ N2 डाला जाता था, अब क्या है, हीलियम डालते हैं, तो उससे बेंड्स का चांसेस कम हो गया है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड एनोक्सिया। अगर आपके दिमाग में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इवन आपका बॉडी भी वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। ठीक है, और उस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया। क्योंकि जैसे जैसे आप हाई एरियाज में जाते हैं, समझिएगा, जैसे जैसे आप हिली एरियाज में जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा, यानी आपके ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा, और उसकी वजह से आपके दिमाग में कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आप सही से सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं एनोक्सिया। एक बीमारी ध्यान रखिएगा, एक बेंड्स और एक होता है एटीट्यूड्स। तो वही लिखा हुआ, हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, एनोक्सिया, वही लिखा हुआ, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। यही है आपका हेनरीज लॉ। चलिए आगे देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ रॉल्स लॉ। वेपर प्रेशर सब रॉल्स लॉ किसके लिए जनरली लगाएंगे हम लोग, बताओ, लिक्विड इन लिक्विड के लिए। बस खत्म ही हो गया, देख लो, चलते चलेंगे। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड के लिए, मान लीजिए दो लिक्विड है, एक है लिक्विड 1 और एक है लिक्विड 2। दो लिक्विड है, क्लियर है, दोनों वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब दोनों का वेपर बनेगा, 1 का भी बनेगा और 2 का भी बनेगा। अगर एक ही कंपोनेंट में समझो, अब जिसका वेपर बन रहा है 1 वाले को, तो उसको P1 लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, P2। अगर सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहता, मतलब प्योर रहता, सिर्फ 1 रहता, अब इसका जो वेपर बनता ना, उसको क्या कहते हैं, P1 नॉट। क्लियर है, प्योर के लिए। तो इन्होंने भी उसी टाइप से ऑब्जर्व किया, और उसने बोला पार्शियल प्रेशर, मतलब खुद का प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का। वही स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ये क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आया है, P1 नॉट x1। सेम टू सेम P2 के लिए करिएगा तो वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे PB करके लिख रहा है, तो PB बराबर PB नॉट XB। क्लियर है, और टोटल प्रेशर मतलब दोनों को मिला देंगे तो वही टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं, याद है, PA प्लस PB। तो हम लोग लिख देते हैं एक बार, PT बराबर हो जाएगा आपका P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इसी को फर्दर एक बार सॉल्व करते तो ये वाला एक रिलेशन शायद आपको पता होगा, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। अरे x1 की जगह बस 1 माइनस x2 डाल के सॉल्व करेंगे तो ये वाला रिलेशन आ जाता है। ठीक है, ये पढ़े होंगे शायद आप। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा आता था, याद होगा शायद, देखो मैं एक बार बना देता हूं। देखो, इधर से हम लोग क्या मानते थे, x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू 1। इधर जैसे जैसे जाएंगे तो x1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और x2 का वैल्यू हो जाएगा 0। जब सिर्फ 2 है, मतलब प्योर है, तो इस केस में जितना भी प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा वो 2 की वजह से हो रहा हो, तो P2 नॉट बोल दे रहे हैं। तो इसका जाता था ऐसा कुछ, याद पड़े हैं, और ये वाला का एक ऐसा पढ़ते थे, मान लेते हैं कि P1 का अगर सिर्फ 1 का होगा तो उस केस के लिए क्या आ जाएगा, P1 नॉट, और ये आता था टोटल।
अरे पढ़े होंगे तो ये याद आएगा ऐसा करके। इसको बता सकते हैं क्योंकि ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ है। देखो ये y एक्सिस और ये m और ये x, तो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये वाला जो ग्राफ जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है बताओ? कंपोनेंट 1 के लिए। पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखेंगे। कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2 और ये क्या है? टोटल प्रेशर। पढ़े थे ऐसा। यही है आपका रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ किसके लिए लगेगा सर? तो लिक्विड इन लिक्विड के लिए लगेगा, और जो होगा प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? मोल फ्रैक्शन का। ये बात ध्यान रख सकते हैं ना, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? मोल फ्रैक्शन का। क्लियर है? और ये ग्राफ पढ़ते हैं तो देख लो जरा, इसका ग्राफ बता देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो भी बोलोगे कि नहीं आया। y इक्वल्स टू mx का ग्राफ होता है, अगर इस एक्सिस में y एक्सिस है और इस एक्सिस में x एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो उसी तरह से P1 का खींचेंगे तो P1 नॉट x1, तो शुरू होगा 0 से और चला जाएगा P1 नॉट। ये भी सेम टू सेम P2 के लिए खींचेंगे तो P2 बराबर P2 नॉट x2, तो ये भी शुरू होगा 0 से, मतलब x2 का वैल्यू 0 है यहाँ पे। अरे देखो यार, x2 का वैल्यू 0 है और ये फिर चला जाएगा P2 नॉट से। ये हमने एज्यूम किया है सर, इसको आपने ऊपर क्यों बनाया? ये मान लिया है हम कि ये क्या है? ज्यादा वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब इसका ज्यादा वेपर बनेगा, ऐसा हमने माना। सर अगर 2 होता तो 2 ऊपर चला जाता। अब 1 और 2 पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो निकाल देंगे, या तो फिर इसका भी निकाल सकते हैं। देखो ये वाला टोटल प्रेशर है और इसका ग्राफ होता है ऐसा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसका ग्राफ अगर आपको बात करें तो देखो जरा, इसके ग्राफ के लिए ऐसा आता है, पढ़े होंगे आप, जरूर पढ़े होंगे। y और x, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं बताओ? c। और mx अगर पॉजिटिव होता है तो हमेशा स्टार्ट होगा यहां से और वो चला जाएगा ऊपर से। ये ओरिजिन से शुरू हो रहा था क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू क्या था? 0। अब यहाँ पे c आ गया तो ये c से शुरू होगा और जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे यही है, देखो ये y है, ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट m है, और ये x है, और ये क्या है? c। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये PT का ग्राफ इस तरीके से बनाया है जैसे यहाँ पे बनाए थे। तो इसको बता सकते हैं डिटेल में, पर और ज्यादा समय खाएंगे, इसलिए आप पढ़े तो मैं क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये वाला ऐसा y इक्वल्स टू mx का ग्राफ, ये भी y इक्वल्स टू mx का ग्राफ, बस ऑरिजिन चेंज हो जा रहा है। एक बार आपका ऑरिजिन इस साइड है और एक बार ऑरिजिन आपका इस साइड है, और ये वाला y इक्वल्स टू mx प्लस सिर्फ लाइक दिस इसका ग्राफ से खींच दे रहे, तो पीटी का ये सॉल्व कर दे रहे। क्लासेस में डिटेल बता देते हैं, रॉल्स लॉ, एक क्लास हेनरीज लॉ, लेकिन अभी हम लोग क्विक करना चाह रहे हैं तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? बाकी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, कमेंट में आपका बहुत आ रहा था कि सर ऐसा पढ़ रहे थे ऐसा पढ़ रहे थे, तो एक बार इसको भी देख लीजिए, बताइएगा फिर क्या है, ठीक है? अब जो भी, अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है थोड़ा सा फास्ट करके खत्म करते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों ने थ्योरी को कवर अप कर दिया है। अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सर? तो आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे हर एक टेम्परेचर, हर एक प्रेशर पे, तो उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो वही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन विच ऑबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो कर लेगा, ठीक है? तो उसको कहेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ पढ़े है ना, उसी को कहेंगे। जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो ओबे नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों को मिलाएंगे तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, यानी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? टोटल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये होता है आइडियल सॉल्यूशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वही लिखा हुआ होगा, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब A और B ले रहे थे ना, दो मॉलिक्यूल, सॉरी भाई, दो मॉलिक्यूल लिए थे, जैसे मान लीजिए A और B ले रहे थे, चाहे 1 और 2, तो दोनों का जो फोर्स होगा ना, अरे AB का जो फोर्स होगा वो बराबर होगा AA का और BB का, सब बराबर होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो वही लिखा हुआ होगा सिमिलर है। इसको सर पहचानेंगे कैसे कि कोई सॉल्यूशन देखने में सेम होगा? सर देखने में सेम, जैसे हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन होता है, 2 2 4 5 6, और हेप्टेन, हेप्टेन में भी कितना होगा? 7 कार्बन, तो 5 6 7, देखने में सेम रहेगा। ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन सेम टाइप का रहेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल। बेंजीन, टॉल्विन, पता है बेंजीन को ऐसा कहते हैं, और टॉल्विन आपका बेंजीन का खोपड़ी पे CH3 लगा रहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? टॉल्विन। तो इसी को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को हर एक जगह फॉलो कर पाएगा, यानी हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो कर पाएगा, उसको कहेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। दूसरे चीजेस के बारे में बात करेंगे तो ये सब ध्यान रखेंगे। सर अब अगर 0 नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे बताओ? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसको एक बार देख लीजिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 टाइप का होगा, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन, अगर कोई चीज बराबर नहीं है, बोल रहा हूं कि कोई चीज का हाइट इतना नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है? दूसरा केस, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो वही है, अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और दूसरा केस होगा जो 0 से छोटा होगा। जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। देखो जरा,
पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर आज हाइयर, सब चीज हाइयर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा वेपर प्रेशर ज्यादा? क्योंकि AB का जो इंटरेक्शन होगा वो वीक हो जाएगा। जरा समझते हैं इस पॉइंट को। मान लीजिए सॉल्यूशन में A और B से ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। A को भी हम लोग जो 1 बोलते थे ना, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे A से। क्लियर है? अब दूसरा पेन का हम यूज करके बता देते हैं B, और इसको मैं मान लीजिए मैं B बोल रहा हूं, या फिर इसको क्या बोल दे रहा हूं 2। क्लियर है? अब देखिए A और B एक दूसरे को पसंद करेगा या तो रिपेल कर। भाई बनाते बनाते कैमरा ही ऑफ हो गया है, ठीक है। तो फिर से हम शुरू करते हैं, ज्यादा पहले नहीं, जस्ट अभी ऑफ हुआ था, फिर से ऑन करना पड़ा, स्पेस फुल हो गया था, ठीक है। तो अभी जरा फिर से हम लोग बात करते हैं। आपका यहां तक मिल जाएगा। एक कंपोनेंट A है जिसको हम लोग 1 बोल रहे थे, B है जिसको 2 बोल रहे थे। अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन या तो मजबूत हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, वीक। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो A और B का जो इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा। वीक होने का मतलब वो जल्दी वेपर बनेगा, मतलब यहाँ पे वेपर क्या बनेगा बताओ, ज्यादा बनेगा। तो वही लिखा हुआ है AB इंटरेक्शन क्या है, वीकर। और अगर वेपर प्रेशर, अगर वेपर आपका ज्यादा बन रहा है, देखो जरा, वेपर आपका यहाँ पे क्या होने लगेगा, ज्यादा बनेगा। तो वही बात बोला गया है, तो इसी को कह रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव हो गया ना, पहले से ज्यादा बनेगा। अगर AB का इंटरेक्शन मजबूत होता तो वेपर कम बनता। सॉरी यार, क्या क्या हो रहा है, देखिए AB का इंटरेक्शन अगर AB का इंटरेक्शन अगर वीकर होगा तो वो ज्यादा वेपर बनेगा, ठीक है। AB का इंटरेक्शन अगर वीकर होगा तो ज्यादा वेपर बनेगा, उसी को क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन, ज्यादा भाप बनेगा। और इस केस में सब चीज ग्रेटर हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में मत जानिए अभी। अभी के लिए आप समझते चलिएगा, जितना भी इंटरेक्शन होगा वो सबका सब अधिक हो जाएगा। तो यहीं पे बोल रहा है मॉलिक्यूल्स फाइंड्स इजियर टू एस्केप द वेपर, आसानी से उड़ेगा। और इस केस में डेल्टा H मिक्सिंग भी ग्रेटर होगा, डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर होगा। और इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड एसीटोन। अगर इथेनॉल लेंगे ना तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल का आपस में करीब करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही एसीटोन डालिएगा वीक हो जाएगा। जैसे इथेनॉल का ले लेते हैं एग्जांपल, C2H5O और H, और इसी को मैं लिख दे रहा हूं HOC2H5। अभी इसका इंटरेक्शन देखो, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इतना तो पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है और इस पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये लोग अपना पॉजिटिव नेगेटिव अपना बना के रखा होगा इंटरेक्शन, लेकिन जैसे ही एसीटोन डालिएगा ना, ये वाला इंटरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो ज्यादा भाप बनेगा। तो उसका कुछ एग्जांपल है इथेनॉल का एसीटोन के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड का भी एसीटोन के साथ, ठीक है। तो ये एग्जांपल से जरूर ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल जरूर ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। तो नेगेटिव डेविएशन क्या होगा सर, जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पे AB इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है। तो वही चीज है, एक बार देख लीजिए। अगर AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर कम बनेगा और उसकी वजह से सब चीज लेस देन जीरो हो जाएगा। तो लिखा हुआ है डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन जीरो। और इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो देखो फिनॉल और एनिलीन एक दूसरे को पसंद करेगा। जैसे एक मान लीजिए फिनॉल ले रहे हैं, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, और एक एनिलीन ले रहे हैं। इसका फिर से देखो, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव एक दूसरे को पसंद कर रहा है। एक A है और एक B, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहा है। तो इसका एग्जांपल जो होगा वो क्या है, नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन का ये ध्यान रखेंगे। इसमें साथ साथ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी ले लेंगे। ये दूसरे को भी क्या करेगा, पसंद करेगा। जहां पे एक दूसरे को पसंद करता है जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म जहां होगा एक A और B के बीच में, तो उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन। और जहां तोड़ेगा उसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। यही है आपका रॉल्स लॉ का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, जो कि नॉन आइडियल का पार्ट है। आगे चलते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप कुछ नहीं है, समझ पाएंगे। देखो ये बात याद रखिएगा। देखो जरा एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए। मान लीजिए एक अल्कोहल है, अब थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का 40 से 45 मिनट हो चुका था, क्योंकि उसमें मैंने देखा है। तो अभी मैं और लेंदी नहीं करूंगा कि ज्यादा लेंदी कर दे रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होगा 78 डिग्री सेल्सियस। बाकी आप कमेंट में करिएगा कि क्या है सर, समझ में आया या नहीं आया। और अगर मैं वाटर का बात करूंगा, ये है वाटर। वाटर का BP कितना होता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें जब वेपर अगर सबको सेम ही टेम्परेचर पर रखेंगे तो किसका भाप ज्यादा बन रहा होगा, देखो डेफिनेटली इसका ज्यादा बन रहा होगा। मान लीजिए 10 बना और इसका 4 बना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने से वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, BP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो अभी जो पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे थे ना, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। सेम एग्जांपल यहाँ पे आएगा, लेकिन इस पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिक्विड या 2
कंपोनेंट्स होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा और उसका वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम कंपोनेंट होगा। जो वेपर फेज में होता है उसको हम लोग जनरली Y से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, और जो लिक्विड में होता है उसको X से डिनोट करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन, बोले थे लिक्विड में और वेपर में सेम होगा, Y और X दोनों सेम होगा। अरे ये भी मोल फ्रैक्शन होता है, ऊपर ये मोल फ्रैक्शन किस में होता है, गैसियस फेज में, और ये किस में होता है, लिक्विड फेज में। बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये जो भी बॉईल करेगा वो क्या करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। और इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होता है कि जैसे देखो, मान लीजिए एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए और यहाँ पे दो लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है और अल्कोहल है, समझाने के लिए ले रहे हैं, ऐसे तो और भी चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस। अब इसको गर्म करेंगे, इसका पता है 100, हम मान लीजिए 80 या 85 पे कर रहे हैं, तो यहाँ से कौन उड़ेगा बताओ, अल्कोहल उड़ेगा। और यहाँ पे एक कंडेंसर रहेगा, कंडेंसर मतलब ठंडा पानी जाते रहेगा, तो यहाँ से जितना भी अल्कोहल का मात्रा है वो निकलते जाएगा और एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। 90 डिग्री पे ही गर्म किए हैं तो पानी यहीं रह जाएगा और धीरे धीरे अल्कोहल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। इस मेथड को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते, वही लिखा हुआ है। सर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसके द्वारा स्टोर किया जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग समझ पा रहे हैं, मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वही लिखा होगा पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल जैसे पहले पढ़ रहे थे, याद है, इथेनॉल और वाटर। बस इथेनॉल कितना रहना होगा, 95% वाला, ठीक है, 95%, मतलब 95 ये रहेगा, 5 ml वो रहेगा, तो 95 ml में डालेंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो मैक्सिमम है तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन। और इसका एग्जांपल होता है नाइट्रिक एसिड को वाटर के साथ, और नाइट्रिक एसिड 68%, मतलब इसको 68 लेना है, तो बचा कितना, 32 आपको वाटर लेना होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है, जरूर ध्यान रखिएगा। एजियोट्रॉप्स आपका इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछा है, इसका देख लीजिएगा। तो सीबीएसई में पूछा है तो आपका स्टेट बोर्ड में भी पूछने का चांसेस रहेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा अब आगे की तरफ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए अब मेन टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, सुनते चलिएगा, डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है तो देखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, लिखा होगा वो देख लेंगे। टोटल 4 होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, वही चीज लिखा होगा, मैं इसको दोबारा रीड नहीं कर रहा हूँ। इसका यूज होता है मोलर मास निकालने के लिए। इवन पॉलीमर का जो मास निकाला जाता है वो किसकी मदद से निकाला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में भी निकाला जा सकता है। तो बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मोलर मास निकालने में ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या बोलता है, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर डालते हैं ना वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं सिर्फ फॉर्मूला का काम है, मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में आप अपना कमेंट में छोड़ दीजिएगा। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर ब्रीफली खत्म कर दे रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लास चलने लगेगा, समझ पा रहे हैं। फिर भी एक बार समझते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर, ये सब डायग्राम में पहले से बना लेते हैं। अब इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, वो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा। तो अभी जो वाटर का कंपोनेंट होगा ना, उसका कुछ जगह तो क्या आ जाएगा बताओ, सॉल्ट आ जाएगा। अब सॉल्ट का वेपर तो नहीं बनेगा भाई, तो जो क्या होगा, ये जो पहले जितना वेपर बन रहा था सिर्फ वाटर का केस में, सॉल्ट डालने से उससे कम वेपर बनेगा। क्लियर है। और उसका किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वाटर के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो उसी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डिराइव किया जा सकता है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखेंगे। अब इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं एजम्पशन करके कि हम लोग N2 जो है वो काफी कम है N1 से, तो उसके पास आता है N2/N1। अरे ये होता है देखो, N2/N1 प्लस N2, ऐसा एज्यूम करते हैं कि N2 का वैल्यू बहुत छोटा है N1 से, तो हम लोग N1 प्लस N2 को क्या लिख देते हैं, N1। तो वही लिखा हुआ है N2/N1। और इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो मास, W का मतलब होता है मास, और कैपिटल M का मतलब जो 1 के साथ लिखा रहेगा वो मोलर मास होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा यूज होगा। वहां लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्यूट का मात्रा कम होना, ठीक है। तो यही है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल पक्का मान के चलिए आता है, हर एक बोर्ड में पूछा जाता है, हर एक बोर्ड में। नेक्स्ट आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब डाल रहे थे, सेम कहानी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हर जगह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला जाएगा, किसमें, वोलाटाइल सॉल्वेंट में। तो अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था बताओ जरा,
वेपर प्रेशर कम हो रहा था, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसी को कहा जाता है, जितना इंक्रीज होगा उसी को कहा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, तो वही लिखा हुआ है, देख लीजिए, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, मोर हीट रिक्वायर्ड टू नीडेड टू इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर वेपर प्रेशर को मैच करने के लिए क्या करना होगा, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना होगा, आपको राइज करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला का बात करेंगे तो देखो डेल्टा टीबी जो होता है, देखो ये सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए वाटर है, अब जब नमक डाल दिए तब इसके लिए ग्राफ आया। हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो 1 atm पे ही बात करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, या फिर इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1.013 बार होगा। अब इसको यहां से यहां सीधा सीधा चलेंगे तो इस टेम्परेचर पे देखो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या लिख रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हैं तो प्योर है तो टीबी नॉट, और ये सॉल्यूशन का है तो उसको क्या लिख रहे हैं, टीबी। दोनों का जो डिफरेंस आता है उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो निकाल लेंगे, घटा लेंगे, तो जो आंसर आया वही आया, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा टीबी बराबर जो देखा जाता है केबी इंटू मोलालिटी। केबी को कहते हैं वॉल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, इसका यूनिट ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल, सर कैसे आएगा देख लो, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, टेम्परेचर का यूनिट होता है टी, केबी की जगह के, और इसके जगह क्या डाल देंगे बताओ, मोल पर केजी। सॉल्व कर लीजिए तो केबी का यूनिट जो आएगा वो आ जाएगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है भाई, तो केल्विन केजी पर मोल। मोल नीचे आएगा, इसको ऊपर ले गए तो ये आता है यूनिट। कैसे आ रहा है आराम से कर सकते हैं, एम मोलालिटी है। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला बता दे रहे हैं, वो भी याद रखिएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 M2। W पता है ना, मास है, और कैपिटल M है वो आपका मोलर मास है। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि सॉल्वेंट पहले आएगा और सॉल्यूशन बाद में आएगा, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करते हैं, सेम फॉर्मूला आएगा, कॉपी पेस्ट आएगा, देख लीजिए, अभी भी ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन, और एक इस पॉइंट को मान लीजिए जो टच करेगा वो फ्रोज होते जाएगा, फ्रोज मतलब सॉलिड में आते जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट के लिए देखो इधर है, और सॉल्यूशन के लिए क्या है आपका, थोड़ा पहले आ रहा है, तो इस केस में देखो घट जा रहा है, और कितना घट रहा है उसी को क्या कहते हैं बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम तरीके का फॉर्मूला भी सेम है, डेल्टा टीएफ, बस यहाँ पे टीएफ नॉट से घटाना है, ये याद रखिएगा, केएफ इंटू एम। इसके लिए भी अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो एक और फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, केएफ इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2। केएफ का नाम भी याद रखिएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, आइसिंग, जैसे कश्मीर उसमें बर्फ जम जाता है ना, शिमला में बर्फ, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट का स्प्रिंकल करते हैं, उससे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है और उससे जल्दी पिघलने लगेगा, बर्फ पिघलेगा तो जल्दी से रोड क्लियर हो जाएगा। एंटीफ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल कार में भी डालते हैं, जहां पे ज्यादा ठंड होती है ना, वहां पे आपका वाटर नहीं डाला जाता है, क्या डालते हैं उसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, ताकि वो आराम से चले, फ्रीज ना कर जाए। समझ पा रहे हैं ना, एक डाला जाता है लिक्विड आपके पानी में, कार में, ठीक है, तो पानी डाला जाता है कार में, पर जहां ठंड होती है वहां पे इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, इसको ध्यान रख सकते हैं, सेम है, कुछ नया नहीं है, एज इट इज कॉपी करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो डिनोट करते हैं वो हम लोग डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा, तब जाके आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझ पाएंगे। देखिए ऑस्मोसिस होता क्या है सर, सॉल्वेंट जाना, जैसे याद है स्पॉन्ज, घर में अगर साफ करते हैं बर्तन तो उसमें एक स्पॉन्ज आता है, अगर ऊपर से सॉल्वेंट डालेंगे, सॉल्वेंट मतलब पानी डालेंगे तो ऊपर से डालेंगे तो नीचे से आने लगेगा, लेकिन वही सर्फ का पीसेस डालेंगे तो सर्फ ऊपर डालेंगे तो क्या नीचे आ जाएगा सर्फ, तो नहीं आएगा। तो जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज जिसको बोल रहे हैं, उसी को इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वर्ड यूज करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, क्लियर है, सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो जरा देख लीजिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलना चाहा है, देखो जरा, ये बीच में लगाया हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, समझ पा रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब है इसमें क्या ज्यादा होगा बताओ, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्वेंट ज्यादा, और इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट का मात्रा क्या होगा, कम होगा, और इधर क्या है, ज्यादा। और हर एक चीज किधर से किधर जाता है, ज्यादा से कम की तरफ। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है बताओ जरा, ज्यादा है, तो ये किधर से किधर जाएगा बताओ, इधर से इधर जाएगा।
सॉल्वेंट का जो ट्रांजिशन होगा वो किधर से किधर होगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है ना डाइल्यूट की तरफ, तो सॉल्वेंट जो इधर से इधर जा रहा है उसी फिनोमेना को कहा जा रहा है ऑस्मोसिस। अगर हमें इतना प्रेशर लगा दिया जाए, यहाँ पे एक प्रेशर लगा देते, थोड़ा अलग पेन ले लेते ताकि दिखे। अगर हम यहाँ पे प्रेशर लगा दिया जाए, इतना प्रेशर लगाए कि कोई भी सॉल्वेंट ना ही इधर से इधर जाए ना ही इधर से इधर जाए, तो उस प्रेशर को नाम दिया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जहां पे सॉल्वेंट का नेट फ्लो इक्वल हो जाए, मतलब रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लीजिए, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। और वो किधर लगाएंगे, प्रेशर इधर लगाना होगा, प्रेशर इधर लगाएंगे ताकि क्या हो जाए बताओ, जो मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट का वो स्टॉप हो जाए, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़े होंगे, बस मैं रिकॉल कर रहा हूं भाई। अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो सॉल्वेंट किधर से किधर निकल के जाएगा बताओ जरा। अगर मैं प्रेशर ज्यादा लगाऊं, ये सब जितना कहानी था वो सब किसका कहानी था, ऑस्मोसिस का। और रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जो होगा वो किधर से किधर जाएगा बताओ, उल्टा साइड फ्लो होगा। कंसंट्रेटेड से किधर की ओर जाएगा, डाइल्यूट की तरफ। इस फिनोमेना को ही क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। सी वाटर या आरओ वाटर जो होता है इसी मेथड पे बेस्ड है, तो वही लिखा हुआ है। और पाई का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली याद रखेंगे, पाई बराबर CRT। सी बोलने का मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन होता है। कैसे आता है अभी छोड़ देते हैं, बस पाई का जो वैल्यू होता है सेम टू सेम आता है। ये क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। PV इक्वल्स टू NRT पढ़े है ना, PV इक्वल्स टू NRT, N/V है RT, और N/V को क्या बोल रहे हैं, CRT। पर यहाँ प्रेशर ना बोल के इसको क्या बोल दे रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए ऐसे भी देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ जाके आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते चलेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है बता चुके थे। अगर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से तो उल्टा साइड फ्लो होगा सॉल्वेंट का, और उसी को कहते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसमें इसका बेसिस पे सॉल्यूशन का टाइप रखा गया है। अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक। बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। सेम पाई, कल हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन आया था जिसको मैं वेपर प्रेशर बता रहा था। हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं, जब दो सॉल्यूशन है जिसका ज्यादा होगा ना उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। तो वही लिखा होगा, हाइयर होगा तो उसको कहते हैं हाइपर, और जिसका लोअर होगा उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। पूछता अगर हाइयर होगा तो क्या होगा, देखो जरा। अगर मान लीजिए कुछ रख देते, मान लीजिए एक सेल है, सेल को अगर यहाँ पे रख दिए, ठीक है, आपका बॉडी का जो काम करता है वो फिक्स कंसंट्रेशन में काम करता है। मान लीजिए इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% W/V है, और बाहर में रख दिए आप हाइपरटोनिक, मान लीजिए 1 रख दिए, तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो क्या होगा, बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा बताओ, सॉल्वेंट फ्लो होगा इधर से इधर, अरे यहां से निकलेगा, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे। तो ये सॉल्वेंट डाइल्यूट से किधर की तरफ जाएगा, कंसंट्रेटेड की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, और उसी को क्या कह रहे हैं बताओ, प्लाज्मोलिसिस। तो हाइपर में क्या होता है, सेल श्रिंक करता है। श्रिंक करने का मतलब पतला हो जाएगा। जैसे बाहर ज्यादा प्रेशर है तो बाहर दबाएगा तो क्या होगा, श्रिंक करेगा, पतला होगा। और दूसरा मान लीजिए अगर सेल है, आपका बॉडी का सेल 0.9 पे ही काम कर रहा है, और मान लीजिए बाहर का रख दिए 0.8, तो अब क्या होगा, अभी इसके अंदर इधर से बाहर से सॉल्यूशन से जाएगा तो ये क्या होगा, मोटा हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। तो यही लिखा होगा सेल स्वेल, जिसको कहते हैं बर्स्ट भी कर जाएगा फिर। तो ये कहानी ध्यान रखिएगा, आने का चांसेस रखता है, जरूर पूछता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे। और सीबीएसई बोर्ड के लिए ही मैंने इसमें ऐड किया है आपका वही एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर आपका जो पढ़ते थे ना वेंटो फैक्टर, वो भी डाला है। तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि सब चीज पढ़ रहे हैं तो डिटेल में ही पढ़ ले रहे हैं आपका, क्लियर। आगे चलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है सर, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, टूट जाने से क्या होगा, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रहा था, नंबर पे। और नंबर क्या होता है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखा जाए, जैसे आप लिए हैं, देखो जरा बोर्ड पे, जैसे मान लिया आपने लिया है NaCl, कितना लिया था, 1, लेकिन मान लीजिए सॉल्यूशन में गया और टूट गया, तो क्या आया, मान लीजिए Na+ आ गया और एक Cl- आ गया। तो इसमें नंबर जो लिए थे 1 बार हो कितना गया बताओ, 2, तो नंबर बढ़ गया ना भाई, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा होता है जिसमें नंबर बढ़ता है, उसको कहते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जैसे कुछ एसिड्स हैं जो कि एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, देखो जरा, जैसे एसिटिक एसिड जानते हैं, CH3COH, इसका डाइमर बना देता है। डाइमर बनाने का मतलब सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, दिखाएं क्या,
समझा भी दे रहे ताकि समझ में आए। अरे दो मॉलिक्यूल लिए और अपने आप को अरेंज कर लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिए तो दो थे पर बन क्या गया एक, इसी को कहते हैं डाइमर। तो देखो जरा क्या बन जाएगा, CH3COOH होल 2। कितना लिए थे, दो लिए थे पर हो कितना गया एक, इसको कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है। कितना लिए थे और कितना हो जा रहा है, लेंगे दो का हो जाएगा एक, तो डिफर आ जा रहा है, और इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखो जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डिसोसिएट हो रहा है तो देखो यहाँ पे एक से ज्यादा हो जा रहा है, और ये अगर एसोसिएट हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, नंबर घट रहा है। अगर मास बोला जाएगा ना, बोलेगा एसोसिएशन में मास क्या होगा, तो एसोसिएशन में मास तो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लेंगे एक का मास लेकिन होगा कितने का मास, दो का मास। तो वही कहानी है और यहाँ पे चल रहा है, और इसी को डिनोट करते हैं, एक टर्म यूज आएगा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट करेंगे आई से। देखो आई अगर नॉर्मल होता है, नॉर्मल, तो आई का वैल्यू क्या होता है सर, 1। अगर एक लिए हैं और एक ही है तो इसको कहेंगे नॉर्मल, ठीक है, जहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, जो टूट नहीं रहा है, नॉर्मल के लिए या न्यूट्रलिटी के लिए भी बोल सकते हैं। पर अगर आई का वैल्यू ग्रेटर 1 हो जा रहा है, मतलब ज्यादा हो जा रहा है, लिए थे 1 से ना, 0 क्यों लिख रहे हैं, अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये कब होगा, डिसोसिएशन का केस, डिसोसिएशन। और आई का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाएगा तब इसको कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, ये कहानी ध्यान रखिएगा, इससे भी सवाल बनता है, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव इफेक्ट बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव इफेक्ट, मतलब कितना ऑब्जर्व हो रहा है और कितना कैलकुलेट करे, दोनों का मतलब क्या रेशियो ले लीजिएगा, वही उसी को डिफाइन करते हैं क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। वही, अरे लिखा हुआ तो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, तो सामने है आपके सामने। तो इसी तरीके से एबनॉर्मल मोलर मास को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने की वजह से क्या होता है, मास में चेंजेस आता है, उसी को कहते हैं एबनॉर्मल। नेक्स्ट आते हैं मॉडिफाइड। बहुत सारे ऐसे पढ़े थे ना, जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, चारों पढ़े थे, अगर कहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो उसका टेक केयर कौन करेगा, वेंट ऑफ फैक्टर। तो इसलिए हर एक जगह आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, आई से। तो अगर सवाल में बोल रहा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तब तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज होता नहीं है। लेकिन अगर बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट है तो आई को कंसिडर करिएगा, सवाल में मेंशन रहेगा, सवाल में मेंशन रहेगा, तो आप वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई का वैल्यू यहाँ पे बात कर चुके हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ से खत्म हो जाएगा, सब चीजें बस आई लिखे और कुछ नहीं है। तो यहाँ जाके ये कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा और थ्योरी बात करेंगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन टफ क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल में, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। ये एक सेट डिसोसिएशन का बात कर रहे हैं, मतलब कितना लिए थे और कितना टूट गया, उसी का रेशियो को कहा जाता है, फ्रैक्शन को ही कहते हैं, फ्रैक्शन को ही क्या कहेंगे बताओ, अल्फा। डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया है, मान लीजिए हमने 100 लिया था और उसमें से टूटा है 5 ही, तो जो 5/100 आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। क्लियर है। देखो जरा, ये इसको तोड़ने आता है ax by को, तो पहला वाला चीज जो टूटता है वो किस में टूटता है, प्लस में। कितना प्लस होगा, तो बगल वाले का संख्या, तो y b, और इसमें क्या आ जाएगा बताओ, -x। तो फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव में टूटेगा और सेकेंड वाला हमेशा किस में टूटेगा, निगेटिव में टूटेगा। क्लियर है सर। कितना, तो x का वैल्यू है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा x, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे y। हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग हमेशा यहाँ पे कोशिश करेंगे 1 रख के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो इनिशियल में मान लेंगे 1, और स्टार्टिंग में हमेशा रहता है तो ये 0 0 होता है, मालूम है। और मान लीजिए कोई टाइम t पे ये घटेगा, जितना घटा उसको अल्फा मान लिए हैं, तो ये भी कितना बढ़ेगा, देखो x इसका स्टोइचियोमेट्री है तो ये बढ़ता अल्फा से, लेकिन क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री x है तो x अल्फा, और ये कितना बढ़ जाएगा बताओ, y अल्फा। सर अब i क्या था, तो i का जो ऑब्जर्व्ड है, तो ऑब्जर्व्ड क्या आया बताओ, 1 - अल्फा, और इसमें आएगा अल्फा x प्लस अल्फा y, ये है ऑब्जर्व। और जो नॉर्मल ले रहे थे वो क्या था, 1। इसी टर्म को कह रहे हैं हम लोग एसोसिएशन केस में। बाकी अगर अल्फा आपसे निकालने पूछेगा तो आप उसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। क्लियर है। तो ये वाला अल्फा आप आराम से निकाल सकते हैं, निकाल दे क्या, अरे सॉल्व कर लेना बस यहाँ से। तो i है, ये 1 है, उसको उधर ले जाओ, तो i -1 कर देते हैं, ये 1 को उधर ले गए, अल्फा कॉमन ले लो तो बचेगा x + y - 1। ये तीनों में अल्फा है तो कॉमन ले लिए, तो अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है i - 1 by x + y - 1।
ये आया डिसोसिएशन का केस में। तो बहुत बार न्यूमेरिकल में आता है, बच्चे लोग क्लास में भी पूछ रहे थे, तो बच्चे क्लास में छूट गया था तो आप इसको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। क्लास में जो रिवीजन चल रहा था तो आपका उससे ज्यादा ही डिटेल में, क्योंकि वहां तो पता है कि हमने पढ़ाया है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे तो भी आराम से समझ सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा रिएक्टेंट होता है, ये कैंसिल हो जाता है। एन ले सकते थे, सी भी ले सकते थे, बट सी लेने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा 1 लेके चलेंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये रेसिप्रोकल आएगा। अगर यहाँ सी लेंगे तो नीचे में भी सी आएगा, तो कटेगा, तो इससे अच्छा हम 1 ही लेके सॉल्व करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, देखो एसोसिएशन जो अभी एक एग्जांपल दिए थे, जुड़ जाने वाला। 2 लिए थे, हो कितना गया था? 1 नंबर, इसको कहते हैं ना 1। तो अभी जस्ट बात किए थे, तो फिर से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 0 है, सॉरी 0 ये कैसे होगा? ये तो 1 लेंगे और इसको क्या बोलेंगे? 0। लेकिन हम लोग हमेशा बोले थे स्टोइचियोमेट्री इसको 1 रखेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री अगर 1 रखेंगे सर, तो थोड़ा सा इसको दिमाग सोचिएगा, ये क्या आ जाएगा? an, और इसका क्या कर देंगे? 1/n, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब मैं इसको समझेंगे 1, और t टाइम पे क्या हो जाएगा? 1 में से कितना घटेगा बताओ? अल्फा। 1 में से घटेगा तो अल्फा, अभी n नहीं है, हम इसको कैसा समझ दिए? इस तरीके से, ताकि आसान हो जाए। हमेशा यहाँ पे 1 कर लिया कि ज्यादा इजी होता है। तो 1 में से क्या घटाएंगे? अल्फा, और ये बढ़ेगा कितना? तो इसका स्टोइचियोमेट्री बढ़ना चाहिए था अल्फा, बट इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1/n। तो यहाँ बढ़ेगा क्या से? अल्फा/n से। कर सकते हैं, अब बस निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, और ऊपर में क्या है? 1। अब इसको सॉल्व कर लो, फिर से निकाल लो। तो ये i-1, ये वाला 1 को उधर ले गए, अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1/n-1। अरे ये 1/n यहाँ से ले लिया और यहाँ से 1 कॉमन आया, और ये वाला 1 को इधर भेज दिए थे। तो अल्फा का वैल्यू जो आएगा वो i-1/1/n-1। तो एसोसिएशन का केस भी बता दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। n मतलब कितना नंबर होगा वो ध्यान रख सकते हैं, x y तो बता ही चुके हैं। तो यहाँ जाके आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किए। आई डोंट नो कि कितना समय लगा होगा, लेकिन ठीक ठाक ही है। अगर 1-1.5 घंटे में भी आ रहा है तो भी ये बढ़िया है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत पहले से मैं सोच रहा था कि 1 शॉट बनाया जाए, 1 शॉट बनाया जाए, समय लगा है। तो देखिएगा, डेफिनेटली ये अच्छा रहना चाहिए। बाकी आप अपना कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा अगर अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत लोग तो पहले ही भाग गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करने। इसमें मैंने स्टेट बोर्ड्स के साथ साथ आपका सीबीएसई बोर्ड्स का भी क्वेश्चंस रखा है, क्योंकि क्लासेस में जैसे चलते थे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बोर्ड्स के भी रखते हैं, सीबीएसई बोर्ड के, और कुछ क्वेश्चन हमारे जैक बोर्ड के। तो दोनों का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस में बच्चे बोलते हैं केवल जैक का ही बनाते हैं सर, सीबीएसई वाले पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए हम लोग दोनों का रख रहे हैं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, जरा समझते हैं क्वेश्चन को। पूरा थ्योरी बना दिए। अच्छा, जिस बच्चे को थ्योरी पढ़ा हो सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? समझ पा रहे हैं? अब तो मेरे को बताने में भी सही लगेगा। पढ़े हैं डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़े थे, याद है? केबी इंटू एम। लेकिन यहां पे हम लोग बताए थे अगर करेक्ट फॉर्मूला बात करें तो आई भी डालेंगे, कौन कितना टूट रहा है नहीं टूट रहा है। तो उसमें कंसंट्रेशन सबका 1 मोलर है, 1 मोलर है, 1 मोलर है, 1 मोलर। तो कंसंट्रेशन तो डिपेंड नहीं करेगा, केबी भी नहीं, बचा क्या है? आई। तो देखो जरा NaOH को तोड़ने आता है, ऐसा समझा रहे हैं। देखो NaOH को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। तो इसमें I का संख्या कितना मान लेंगे बताओ? I का वैल्यू क्या मान लेंगे? 2। अरे 2 वर्ड टूटा है, एक इधर आया ना एक इधर आया, तो I का वैल्यू 2। ऊपर वाले को देखो Na2SO4, इसको ऐसा समझने अभी जस्ट बताए थे AXBY। अगर आप सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो इससे पहले जस्ट मैंने सब बता दिया है, तो आप उसको भी रेफर कर लीजिएगा। देखो जरा इधर कैमरा चल रहा है भाई, नहीं तो पता चला हम बताए जा रहे हैं। 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2 तोड़ेंगे। देखो ये वाला जो Na होता है वो प्लस में टूटेगा, कितना प्लस? तो बगल वाले का नंबर। SO4 है, SO4 माइनस में टूटेगा, कितना माइनस? जो बगल वाले का नंबर है। अब सोडियम कितना था? 2, तो 2 लिख दिया। SO4 कितना था? 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं। कितना आयन से जरा देखो, यहाँ पे 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल आई का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 3। क्लियर है? NH4NO3 है, NH4NO3 को अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा भैया? NH4 प्लस और NO3 माइनस। कमेंट छोड़ते जाएंगे तो देखो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा बताओ? 2। और फिर KNO3 है, तो KNO3 के बारे में अगर तोड़ेंगे तो K प्लस प्लस ऑफ NO3 माइनस। तो यहाँ पे I का वैल्यू भी कितना आ रहा है? 2। तो देखो हर एक जगह I का वैल्यू 2 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे I का वैल्यू क्या आ रहा है? 3। तो I का वैल्यू अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो देख लो यहाँ पे, और ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन है, I से पूछ दिया है। ठीक है, तो जैक में भी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल सही किया जा रहा है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले आगे। न्यूमेरिकल तो करते जाएंगे, बाकी थ्योरी वाला तो जस्ट पढ़ा है, तो थ्योरी को आप वहां रेफर करेंगे।
अब बताओ भाई, एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी जस्ट पढ़े हैं, चाल था याद है, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन, फिर उसका डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, डेंसिटी, मास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सी हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। हेनरी लॉ अभी जस्ट पढ़ाए थे। हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, सॉल्युबिलिटी का। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा ना। और ये किसके लिए लगता है सर, तो गैस इन लिक्विड के लिए लगता है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं KH(X2). सॉल्युबिलिटी को X2 से डिनोट कर रहे हैं ना मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। बस यही तो था। अब इसी को वर्ड्स में लिख दीजिएगा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैस इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, बस हो गया। और क्या, कौन क्या है वो बता दीजिएगा। प्रेशर गैस का, ये हेनरीज कांस्टेंट, और ये सॉल्युबिलिटी है या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। ये एक अच्छा सवाल है, देखिए एनसीईआरटी में भी मेंशन था और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक बोर्ड्स के लिए। ये अच्छा सवाल है, देखते हैं एक बार। एक 5% सॉल्यूशन है केन शुगर। केन शुगर मतलब समझ पाते हैं, चीनी, चीनी का है। तो चीनी के लिए क्या आएगा, जरा फॉर्मूला देखो, C12H22O11। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये सब दिया हुआ है। और एक का और दिया हुआ है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या आता है सर, तो C6H12O6। दो सॉल्यूशन है, एक है ग्लूकोज और एक है चीनी। और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का पता है, प्योर वाटर का दिया हुआ है देखो। और दोनों का सॉल्यूशन क्या है, W% दिया हुआ है। देखो जरा क्वेश्चन में दोनों का सॉल्यूशन दिया हुआ है 5%, ये भी दिया हुआ है 5%। यहां से हम बताएं तो डेटा क्या निकाल लेंगे, बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट W2 लिख दे। मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा सर, 5 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बताओ, 100। लेकिन हमको सॉल्वेंट का जरूरत पड़ेगा, तो अगर 100 टोटल है और 5 सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताओ, 95 होगा। अरे सॉल्यूशन का मास है आपका 100, तो 100 में से 5 को माइनस करिएगा तो 95 ही आएगा। ठीक है। केन शुगर, केन शुगर का मोलर मास निकाल सकते हैं ना। मोलर मास हम लोग क्लास में याद भी करवाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बड़ा बड़ा का याद रखिएगा, 342 आएगा। बाकी जिसको नहीं आता है सॉल्व कर लीजिए। एक कार्बन का होता है 12, तो 12 है तो 12 को 12 से इंटू कर दीजिए। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 22 कर दीजिए। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 11 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा ना तो आएगा 342, 342 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है जिसको हम लोग M2 बोलेंगे ना। अच्छा, इसका पूछा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब TB दिया हुआ है। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो TF बोलना होगा ना। फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है वो 271 केल्विन। और पानी है दूसरा चीज, तो पानी का कितना है, 273.15। यानी TF नॉट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 273.15 केल्विन। क्लियर है। इसके बारे में तो सारा डेटा दिया हुआ है सर। तो पूछा क्या है, देखिए जरा क्वेश्चन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, मतलब इस सॉल्यूशन के लिए पूछा है। दैट इज, यहां के लिए TF का वैल्यू पूछा है। TF नॉट तो सेम ही होगा सर, बिल्कुल होगा, 273.15 केल्विन। आगे अगर बात करा जाए, ये तो हो चुका है। क्या मैं बहुत, बस मेरे को लेंदी नहीं कि 2 घंटा और 3 घंटे का बन जाए। अगर 2 घंटे का भी जाएगा तो ये सच में वर्थ इट होगा। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और देख लिए हैं तो आप मान के चलिए सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। देखिए TF नॉट तो हो चुका है, आगे क्या बात कर सकते हैं और क्या है, बस यही तो पूछा है। इसके लिए भी सेम डेटा आएगा जैसे जैसे वहां पे आएगा था। 5% में मास ऑफ सॉल्यूट 5 ही आएगा और मास ऑफ सॉल्वेंट भी 591 ही आएगा। तो इसके लिए भी सेम लिख दीजिए। W2 आएगा 5 और W2 आएगा सर, W1 आएगा आपका 95। कर सकते थे। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखो जरा एक बार। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करता हूं। अच्छा, इसमें कुछ चेंज किया गया, इसमें वो हटा दिया क्या। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का तो काम हो गया, ताकि आप सॉल्व भी कर पाए। शायद थोड़ा छोटा कर देता हूं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, अब इसके साथ भी एक बार 2 बार फॉर्मूला लगा देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है। हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ जरा। वी नो दैट
जैक बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। 5% को 10% करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो बताया था, तो उसमें भी रेडी रखेंगे। डेल्टा टीएफ बराबर होता है के एफ, अभी जस्ट पढ़े हैं, फॉर्मूला देख लेना जिस बच्चे अगर अभी यहाँ से देख रहे हैं, W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू क्या M2। ठीक है, सेम फॉर्मूला को वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा, टीएफ डेल्टा टीएफ इसका निकाल लो, ज्यादा बेटर रहेगा। डेल्टा टीएफ अगर बताएं तो डिप्रेशन होता था ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब घटेगा, मतलब ये वाला वैल्यू छोटा होगा, यानी इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट का 273.15 है और ये 271 है, डायरेक्ट घटा दे तो कितना आ जाएगा, 71.2 हो जाएगा, तो 2.15 कर लेंगे। अब यहां पे डाल दो, केएफ को केएफ ही रहने दो। W2 की जगह कितना है 5, W1 की जगह है 95, 1000 की जगह 1000, और M2 की जगह क्या डाल देंगे, M2 की जगह 342। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां से केएफ का वैल्यू निकाल के आप वहां डाल देते तो सॉल्व कर सकते थे, वो भी एक तरीका है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि डिवाइड कर लिया कीजिए। तो देखो एक बार यहां पे भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहां पे भी हम यूज करना चाहेंगे। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यही फॉर्मूला को यूज करें, तो डेल्टा टीएफ यहाँ पे रहने देते हैं, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। केएफ की जगह सर केएफ ही रहेगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट के लिए होता है, तो इधर भी वाटर था इधर भी वाटर है, दोनों साइड वाटर है, तो केएफ ही रहेगा। W2 यहाँ पे भी सर 5 था, W1 कितना था 95, 1000 की जगह 1000, और M2 की जगह क्या आ जाएगा बताओ। ग्लूकोज का अगर निकालिएगा तो 180 होता है। ये सब आपको ध्यान जरूर रखिएगा, बाकी जो क्लासेस आ रहे हैं, जो कोर्सेज भी अवेलेबल करवाएंगे आपको, उसमें सारा चीज बताया जाएगा फिर से, ताकि आप याद रख पाए। ऐसे तो 180 होता है, बाकी मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 12 इंटू 6, एक कार्बन का 12, तो 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। कर सकते हैं ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो KF W2 बाई W1 1000, और M2 की जगह क्या डाल दीजिएगा 180। कर सकते हैं ऐसा। अब इस दोनों को इक्वेशन को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, कौन सा ऑपरेशन, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 2 में ये था सर, तो डेल्टा टीएफ ही रखने, नीचे में क्या आ जाएगा देखो जरा 2.15, केएफ केएफ कट जा रहा, ध्यान से देखोगे, 595 कटेगा, 595 और 1000 कटेगा, तो इसमें 2 में जो ऊपर में रहेगा वो क्या आ जाएगा 1/180 2 का, और इक्वेशन 1 में जो बचेगा वो 1/342। कर सकते थे ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 वाला डिवीजन है, तो नीचे को ऊपर के साथ, बीच को बीच के साथ, तो ये आ जाएगा देखो डेल्टा टीएफ बराबर जो आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये आ गया 342 बाई 180। 342 ऊपर चल जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो बस हो गया, जो आया सो आया। इसको सॉल्व करो तो ये 90 बार में, और ये कितने बार में आ जाएगा 171। 3 का टेबल में ये 30 बार में, और 3 का टेबल में 5 बार में 15 7, 3 का टेबल में 10 बार में, और 3 का टेबल में ये चला जाएगा ना 1 बार में, और 19। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ जो वैल्यू आएगा वो आया है आपका 2.15 इंटू 1.9। 10 था ना, 10 से डिवाइड कर दिए तो 1.9 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 19 का टेबल आता है, 190 कर दीजिए ना, 190 का आधा कितना हो जाएगा 85, 85 का लिखेंगे 5, कैरी हुआ 8, ये 85 कैसे 95 ना होगा भाई, 19 पचे हो जाएगा आपका, अरे 190 का आधा कितना होगा 95 ना होगा, तो 95 का 5 लिखेंगे, कैरी कितना होगा 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 9 हो जाएगा आपका 28, 28 का 8 कैरी हुआ 2, 19 दूनी 38 और 2 40, यहाँ पे एक डिजिट और यहाँ 2 डिजिट, तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे तो 4.085 ये आया है डेल्टा टीएफ। ये आंसर नहीं है ना, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला बताए थे देखो, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो अब इसी को मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो डेल्टा टीएफ बराबर आ जाएगा टीएफ नॉट माइनस क्या टीएफ, डेल्टा टीएफ की जगह डाल दो 4.085, टीएफ नॉट का वैल्यू पता है सर 273.15, और टीएफ का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर चला जाएगा,
और ये आ जाएगा 273.15 माइनस 4.085। पॉइंट है तो पॉइंट बना ही लीजिए। ये है बड़ा तो 10, ये 10 है तो 10 में से 5 गया तो बचेगा 5। पॉइंट क्यों लगा रहा हूं? ये हो गया 4, तो 4 बोले तो 14, 14 में से ये जाएगा तो 6, ये भी 0 ये भी 0 तो 0 आ गया। ठीक है, इधर तो कुछ कैरी उरी नहीं लिया था, 150 से घटा दिए हैं। ये हो गया 13, 13 में से 4 गया बचेगा कितना? 9। एग्जैक्ट आंसर आपका अगर बात करें तो ऐसा आ जाता, ये डीएफ आ जाता और ये केल्विन में आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा बॉक्स बना दीजिएगा, ये आपका आंसर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। ये आपका स्टेट बोर्ड का ही क्वेश्चन था, जो कि देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब आपका सीबीएसई का क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, इसके बारे में क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ एसोसिएशन एब्नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वेन, एसोसिएशन बताया था, जुड़ रहा है तो जुड़ेगा तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इंक्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बोलना चाहिए था इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जल्दी करते हैं। आप बोल रहा है एक अनराइप मैंगो है, ठीक है, मतलब कच्चा आम है। ठीक है, प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल। ठीक है, श्रीवेल्स बिकॉज, क्यों श्रीवेल्स? मतलब वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता क्यों है वो बताओ। अरे मान लीजिए ये आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो कि कैसा सॉल्यूशन है बताओ? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब उसमें अचार रखा हुआ है, ये पिकल है। पिकल मतलब समझ पा रहे हैं ना? आम है, आम है, समझ लीजिए आम, इसको पिकल बोल रहे हैं। बाहर वाला सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड। तो ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? डाइल्यूट। और जो आम का छिलका होता है वो कैसा काम करेगा बताओ? सॉल्वेंट जैसा, मतलब सॉल्वेंट बोल रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या पास होता है बताओ? सिर्फ सॉल्वेंट। तो यहां से क्या निकलेगा बताओ? यहां से वाटर निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा। अगर आप डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जा रहा है, याद रखिएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जा रहा है कौन? सॉल्वेंट। तो उसको कौन सा फेनोमेना बोलते थे? याद है, अभी जस्ट पढ़ाए थे, देख लीजिएगा, ऑस्मोसिस। और अगर वाटर निकलेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? इट लूजेस वाटर, गेन्स वाटर तो नहीं होगा, लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस तो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जाता, लेकिन ये डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर डी, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्लियर है? कंप्लीट है ना भाई, कंप्लीट कर दे रहा हूं बस आपको, बस ध्यान से समझते चलेंगे इधर फास्ट में। बोल रहा है गिव रीजन कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन। फास्टर मतलब समझ पा रहे? प्रेशर वाला कुकर में जल्दी फास्ट खाना क्यों बन जाता है? क्योंकि देखो प्रेशर ज्यादा होता है, और ये बात बताए हैं वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जा रहा है तो मान लीजिए कुकर में अगर ये कंटेनर ओपन था, समझिए, तो पहले सिर्फ इसको 100 डिग्री सेल्सियस मिल रहा था, और अगर ढक्कन लॉक्ड है, समझते हैं, ये मान लीजिए पोटैटो पका रहे हैं, आलू पका रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? जस्ट ढक्कन लगा दीजिएगा तो भी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए 101 डिग्री सेल्सियस, अब इस आलू को ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा होगा पकने में, तो जल्दी पक जाएगा। तो इसका आंसर क्या करिएगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में। ठीक है, और उससे क्या हो जाता है बताइए? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए हमारा खाना क्या हो जाता है? जल्दी पक जाता है। तो लिखेंगे कैसे? कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। छोटा नंबर है तो एक नंबर का ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बोलता है अगर एक्स और वाई को मिला रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी क्या बोल रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज? कब होता था याद है? डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। ये किसका आंसर है बताओ? नेगेटिव डेविएशन। पढ़े हैं अभी? सब पढ़ लिए भाई, नेगेटिव डेविएशन का, इसको ध्यान रखेंगे। और बोल रहा है रिजल्टिंग व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व्ड आफ्टर। टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ेगा? तो जरा देखो, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे वेपर प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर तो घट रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाता? नेगेटिव डेविएशन और टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आते हैं आगे। एजियोट्रॉप बता चुके थे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है?
और बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन कौन टाइप का एजियोट्रॉप, अगर नेगेटिव है तो बताए थे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अरे जस्ट अभी बताए थे एजियोट्रॉप, देख लीजिए ना यहाँ पे, तो हम यहीं से हम रिकॉल करवा दे रहे हैं, देखो जरा एजियोट्रॉप्स आपको मिल जाएगा। बोल रहा नेगेटिव डेविएशन तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अगर यहीं पे हमको मिल जाएगा तो देख लो एक बार, एजियोट्रॉप्स यही तो है, दिख रहा है एजियोट्रॉप्स। तो आप यहां से आराम से डेफिनेशन लिख सकते हो। और पूछ रहा है नेगेटिव डेविएशन, तो देखो लिखा हुआ है नेगेटिव डेविएशन का क्या एग्जांपल होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इसका एग्जांपल याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड के साथ पानी को डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये बस ध्यान रख लेना है और कुछ तो नहीं है इसमें। पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो उसके लिए पैनिक नहीं करेंगे। तो इसका एग्जांपल आराम से हो जाएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर लिख सकते थे ना, लिख लीजिएगा इसको भी, थ्योरी है ना, थ्योरी वाले को तो आराम से कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल रहा है विच कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एंड सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। अगर लाइव भी आना हो तो बताना, तो जरा लाइव के लिए भी, अगर आप यहां तक देखें तो सर लाइव भी कर देते तो इसको कैसा रहता, तो बढ़िया रहता। और ठीक है, लिक्विड फेज के लिए और वेपर फेज के लिए ये भी आप कर लीजिएगा डेफिनेशन। बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन, ताकि आपका सवाल भी ले पाए, कहीं नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। नेगेटिव डेविएशन में इसका आंसर हो जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सारा चीज करवा दिए हैं आपको आज कंप्लीट भी, ठीक है। और इसका एग्जांपल था 68% HNO3 बाय मास इन वाटर। क्लियर है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक और सवाल दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, मास दिया हुआ है मोलर मास इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, मोलर कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जो ग्लूकोज का है, ठीक है। ग्लूकोज बोलने का मतलब C6H12O6, M2 का वैल्यू दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल। इफ वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी टीबी का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100.20 डिग्री सेल्सियस। और टीबी नॉट मतलब समझ पा रहे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों को डेल्टा टीबी चाहिए, तो डेल्टा टीबी कैसे निकालते थे, टीबी माइनस टीबी नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.20 आएगा, अरे 100.20 से घटाएंगे तो ये 0.20। डिग्री सेल्सियस में माइनस कीजिए या केल्विन में माइनस करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा ना, तो 0.20 इसको कर लीजिएगा। और ये हम लोग हमेशा केल्विन के साथ ही लेंगे, चाहे कोई भी चीज का टेम्परेचर का अगर माइनस करते हैं तो चाहे कोई भी यूनिट लेंगे, दोनों का अगर माइनस कर रहे हैं तो सेम आएगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। और आगे क्या पूछा है जल्दी से कर लेते हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। मतलब आपसे पूछा गया है टीएफ का वैल्यू क्या होगा, मोलर कांस्टेंट दिया हुआ है यानी केएफ का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा एक साइड ना इधर फ्रीजिंग है और एक साइड इधर बॉइलिंग वाला कर देते हैं, देखो जल्दी हो जाएगा। और इधर साइड सेम चीज है, सब चीज सेम है, C6H12O6। यहां पे आपका दिया हुआ है केबी का भी वैल्यू दिया हुआ है, केबी का वैल्यू है 0.512 केल्विन केजी पर मोल, और केएफ का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। आपसे पूछा गया है, मोलर तो दे दिया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम, मतलब टीएफ का वैल्यू पूछा है। क्लियर है, टीएफ नॉट तो पता ही होगा आपको, पानी कब फ्रीज करता है मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 273.15 केल्विन। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको अटेम्प्ट करना है। कैसे बनाएंगे थोड़ा सोचिए 1 मिनट, या पॉज कर लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपका। देखो इसके लिए लिखेंगे, इधर के लिए तो क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, डेल्टा टीवी बराबर ऐसा पढ़े थे केबी इंटू स्मॉल एम। अब इसके लिए लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल एम। कर सकते सेम ही है। डेल्टा टीबी का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ क्या आया 0.20, केबी का वैल्यू रख दो 0.512, एम की जगह एम ही रहने दे, ठीक है। डेल्टा टीएफ तो नहीं पता है, क्योंकि टीएफ पता चलेगा जब डेल्टा टीएफ पता चल जाए, तो डेल्टा टीएफ की जगह डेल्टा टीएफ रहने दो, केएफ की जगह क्या रख दो, केएफ की जगह है 1.86, और स्मॉल एम की जगह क्या है, स्मॉल एम तो कुछ दिया नहीं है तो रहने दीजिए। और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, लास्ट क्लास में बताए थे अपने बैच में भी, तो इसमें बच्चे लोग फंसे थे। तो देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अपनी एम कट जाए, सेम है ना,
तो जितना मास इधर होगा उतना ही मास उधर होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो क्या बच जाएगा सर, डेल्टा टी एफ, और इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 0.20, तो इसको 0.2 ही लिख देते हैं, ठीक है, 0.2 ही लिख देते हैं। और अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये भी m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या देखो जरा 1.86, और इधर क्या बच जाएगा बताओ 0.5512 है, तो मान लो 12, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। अब इसको लास्ट स्टेप है, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो जरा डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा 1.86 0.512 इंटू 0.2, यहाँ पे भी 2 और 1 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट, सर कैंसिल आउट कर दीजिए। 186 का डबल करने से अच्छा है किसको काट दो, तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 5 बार में 10 आ जाएगा ना, और ये 6, इसको काटो तो ये 9 और 3 बार में, और ये हो जाएगा 1 2 8, 8 2 10 11, 93/128 आ रहा है ना, देखो जरा। अब इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, 128 को पॉइंट बैठाएंगे तो 0, तो लगभग 7 बार में चला जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.7। ये डेल्टा टी एफ का वैल्यू आया है ना, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे हम बॉक्स बना के कर दे रहे हैं। डेल्टा हमको तो टी एफ निकालना है, तो डेल्टा टी एफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ जरा, डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन मतलब बड़ा कौन होगा, टी एफ नॉट ही बड़ा होगा, डिप्रेशन हो रहा है ना, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ का वैल्यू आया है 0.7, ठीक है, और टी एफ नॉट का वैल्यू कितना है, टी एफ नॉट 273.15, डिप्रेस हो रहा है ना भाई, डिप्रेस, तो डिप्रेशन में हमेशा, एक मिनट, डिप्रेशन में हमेशा कम होता है, और ये वाला ज्यादा होगा ना, डिप्रेशन मतलब घट रहा है, तो यही ज्यादा होगा, ठीक है, माइनस टी एफ। अब इसको टी एफ को उधर ले जाओ, तो टी एफ को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 273.15 माइनस 0.7, 2 डिजिट ले लेते हैं, तो 5 में से 5 5, ये तो 11 ही हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 जाएगा, तो बचेगा 4 पॉइंट, बाकी तो ये 273 हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा 272.45, ठीक है, 272.45 यही है। तो इसके साथ साथ आज हम लोगों ने क्या किया है, PYQ देख लिया, अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो वो भी देख लिया, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड को भी देख लिया, ठीक है, बस इतना ही है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस और भी आते रहेंगे, ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चंस और भी आते रहेंगे, और क्या आप बाकी जो भी होगा आप अपना कमेंट में छोड़ दीजिए, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बड़ा भी होगा तो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा सारे का सारे चैप्टर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।